इस फिल्म के स्टार्ट में एक आदमी को भागते हुए दिखाया जाता है। नहीं मालूम कि वो किस चीज से खौफजदा है, लेकिन उसका चेहरा दहशतजदा है। इस खौफ के आलम में वो एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो लॉक होता है। वो फिर से भागना शुरू करता है और एक कमरे के पास पहुंच जाता है, लेकिन उसका दरवाजा भी लॉक होता है और वो साथ पड़े सिलेंडर की मदद से उसके लॉक को तोड़ता है और कमरे में घुस जाता है और दरवाजे को अंदर से बंद कर लेता है। फिर दिखाया जाता है कि उस कमरे में मौजूद अलमारियों के दरवाजे खुद ब खुद खुलना शुरू हो जाते हैं। उस दरवाजों में मिरर्स होते हैं और हर मिरर में उसे अपना रिफ्लेक्शन नजर आता है, जिन्हें देखकर वो और खौफजदा हो जाता है। फिर देखते ही देखते मिरर में क्रैक बढ़ना शुरू हो जाते हैं और वो आदमी रोना और चिल्लाना शुरू हो जाता है और कहता है, मैं मरना नहीं चाहता, और एक कपड़े से उन मिरर्स को साफ करना शुरू कर देता है। मिरर का एक टुकड़ा टूटकर नीचे गिरता है, लेकिन मिरर के अंदर उस आदमी का रिफ्लेक्शन उसे बड़े गुस्से से देख रहा होता है। वो इस टुकड़े को अपनी गर्दन पर रखता है और गर्दन काटना शुरू कर देता है। और हैरत की बात यह है कि गर्दन उस आदमी की कट रही होती है, मगर उसकी गर्दन से खून का एक फव्वारा निकलता है और वो मर जाता है। डियर व्यूअर्स, यकीनन आप हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन को पसंद करते हैं, तो अपनी इस पसंद का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहता है और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू। फिर दिखाया जाता है कि एक आदमी अलार्म क्लॉक की आवाज से जागता है। उसका नाम है बेन, जो कि न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट में एक डिटेक्टिव था और किसी केस के दौरान उससे एक ऑफिसर की मौत हो जाती है। आजकल ये अपनी जॉब से सस्पेंड है। उसकी फैमिली, उसकी एक बहन एंजेला है जो कि एक बार में काम करती है, उसकी बीवी एमी जो एक सर्जन डॉक्टर है, उसके 2 बच्चे, एक बेटा माइकल और बेटी डेजी है। बेन अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं रहता क्योंकि जॉब खो देने के बाद उसने ड्रिंक करना शुरू कर दिया और उसके अजीब बर्ताव की वजह से एमी आर्जी तौर पर बच्चों को लेकर सेपरेट रहती है और बेन अपनी बहन एंजेला के साथ रहता है। बेन ड्रिंक की आदत छोड़ने के लिए पिल्स का इस्तेमाल करता है और वो खुद को मसरूफ रखने के लिए किसी काम की तलाश में होता है और वो अपनी सिस्टर को बताता है कि वो जा रहा है। फिर बेन को एक जगह दिखाया जाता है, मेफ्लोर कॉर्पोरेशन, जो कि न्यूयॉर्क का सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल हुआ करता था। वहाँ वो एक आदमी से मिलता है जो उसे अंदर ले जाता है। अंदर से ये बिल्डिंग किसी खंडरात से कम नहीं होती। बेन उस आदमी से इस हालत की वजह पूछता है तो वो बताता है कि 5 साल पहले यहाँ आग लगी थी और सब कुछ जलकर राख बन गया। बेन पूछता है कि यहाँ की सफाई क्यों नहीं करवाई गई, तो वो बताता है कि इसके ऑनर का इंश्योरेंस कंपनी के साथ कोई झगड़ा चल रहा है, इसलिए सब वैसा का वैसा ही पड़ा है। वो बेन को सारी बिल्डिंग दिखाता है और बताता है कि शॉपिंग मॉल बनने से पहले यहाँ सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल था जो 1952 में बंद हो गया और सबसे पहले मेफ्लोर यहीं खोला गया। बेन को इस जगह वॉचमैन की जॉब मिली थी। वो नोट करता है कि इस जगह काफी सारे मिरर्स होते हैं। वो आदमी बेन को बताता है कि बेहतर होगा अगर तुम इन मिरर से दूर ही रहो। बेन पूछता है कि मिरर्स बहुत साफ हैं। वो आदमी बताता है कि तुमसे पहले वॉचमैन गैरी लिवियस वो पूरी रात इनको साफ करता रहता था और ये गैरी लिवियस वही शख्स है जिसे फिल्म के स्टार्ट में अपना गला काटते दिखाया जाता है। बेन को ये जगह बहुत पुरस्कार लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि बेन की बीवी एमी जो काफी सारा सामान लेकर अपने घर आती है और मुलाजिम से पूछती है बच्चे किधर हैं। वो बताती है कि बेन के साथ ऊपर हैं। बेन के बेटे माइकल की बर्थडे है और बेन उसके लिए खिलौना गाड़ी तोहफे में लेकर आया था। एमी बच्चों को जाने का कहती है क्योंकि उसे बेन से अकेले में बात करनी थी। वो कहती है कि तुम्हें कॉल करके यहाँ आना चाहिए था क्योंकि हमारे दरमियान यही तय हुआ था। वो बताता है कि मैंने अपनी आदतें बदल ली हैं, मैं ड्रिंक नहीं करता और अपनी जॉब पर बहाल होने तक मैंने एक जॉब ढूंढ ली है। लेकिन एमी उससे लड़ाई शुरू कर देती है और वो चला जाता है। अगली रात वो अपनी जॉब पर जाता है और उस बिल्डिंग का एक चक्कर लगाने निकलता है। वो वहाँ की हर चीज को बड़े गौर से देखता है। टूटे हुए स्टैचू, बिखरा हुआ सामान, उसे ऐसे लगता है जैसे उसके अलावा कोई और भी वहाँ है। वो जाकर एक मिरर के सामने खड़ा हो जाता है जिस पर हाथों के निशान बने होते हैं। वो उन्हें मिटाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो साफ नहीं होते। फिर उसे एक और दरवाजा नजर आता है जिसके नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही होती हैं। वो वहाँ से नीचे उतर जाता है। ये उस बिल्डिंग का बेसमेंट होता है जिसमें पानी की पाइपलाइन लीक कर रही होती है। बेन का वहाँ जाना ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो मिरर के अंदर से अपनी एक अजीब शक्ल दिखती है और वो एकदम से डर जाता है, लेकिन वो समझता है शायद उस पर उन पिल्स का असर है जो वो इस्तेमाल कर रहा था। अगली रात वो फिर से उस बिल्डिंग के राउंड पर जाता है और जाकर उसी मिरर पर हाथ रखता है। वो मिरर एकदम से टूटकर उसके हाथ में लगता है और उसका हाथ जख्मी हो जाता है।
लेकिन जब वो मिरर को देखता है तो उसमें उसे कोई क्रैक नजर नहीं आता। फिर एकदम से उसे आग में जलते हुए लोग नजर आते हैं और फिर आग उसको अपनी लपेट में ले लेती है। वो अकेला वहाँ तड़प रहा होता है, लेकिन कुछ देर के बाद उसे एहसास होता है कि उसे तो आग लगी ही नहीं और वो बिल्कुल ठीक है। इन सारे वाकयात से वो बहुत डर जाता है। उसे एक जगह से एक वॉलेट मिलता है जिस पर एक ड्राइविंग लाइसेंस होता है। ये वॉलेट गैरी लेवियस का था जो बेन से पहले वहाँ वॉचमैन था। उसे लेकर बेन अपने कैबिन में आ जाता है। उसे वॉलेट के अंदर से एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर लिखा होता है एस्कर। उसकी समझ में नहीं आता कि एस्कर कौन है। प्रोफेशन के लिहाज से बेन एक डिटेक्टिव है तो वो इसका पता लगाना चाहता है। वो एक बार फिर उसी जगह जाता है। अचानक उसे किसी औरत के चीखने की आवाज आती है। वो इधर उधर देखता है और जिधर से आवाज आ रही होती है उधर भागता है और एक कमरे में पहुंच जाता है। वो टॉर्च की मदद से मुख्तलिफ जगहों को चेक करता है लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आता। फिर अचानक उसे किसी का बाजू नजर आता है, लेकिन जब वो वहां जाकर देखता है तो कुछ भी नहीं होता। फिर वो एक मिरर उठाकर वहां रखता है और जब मिरर के अंदर उस जगह को देखता है तो उसे एक जली हुई औरत नजर आती है जिसका आधा जिस्म जल चुका होता है और वो चीख रही होती है। और उसी टाइम में बेन का बेटा माइकल जो अपने घर में होता है डर कर उठ जाता है। उसकी मॉम उससे पूछती है तो वो बताता है उसने किसी औरत को चिल्लाने की आवाज सुनी है और वो उसे मिरर में नजर भी आई है। एमी उसे कहती है कि तुमने डरावना ख्वाब देखा है, सो जाओ। लेकिन जब वो चली जाती है तो माइकल को मिरर में वही औरत नजर आती है और वो बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है। अगली सुबह बेन अभी सो रहा होता है। उसके दरवाजे पर एक डिलीवरी बॉय पार्सल लेकर आता है। वो जब सैंडर का नाम पढ़ता है तो हैरान हो जाता है क्योंकि ये वही था गैरी लेवियस जो बेन से पहले वहाँ का वॉचमैन था। वो जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें से अखबार की कटिंग निकलती है जिसमें से हर एक में मैरी फ्लावर में लगने वाली आग का जिक्र होता है। बेन दिन के टाइम वहाँ जाता है और दिन के गार्ड से मिलकर कुछ मालूम करना चाहता है। वो उसे बताता है कि पुलिस को गैरी की लाश एक स्टेशन से मिली है। बेन के लिए बहुत हैरत की बात होती है। एमी किसी लाश का पोस्टमार्टम कर रही होती है कि उसकी साथी डॉक्टर उसे आकर बताती है कि कोई तुमसे मिलने आया है। एमी लॉबी में जाती है तो बेन उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे कहता है कि कल एक लाश पोस्टमार्टम के लिए आई थी, वो उसे देखना चाहता है। एमी उसे स्टोर रूम में ले जाती है। वहाँ जाकर वो देखता है कि गैरी का गला कटा हुआ होता है। वो उसकी फाइल मंगवाता है जिसमें क्राइम सीन की तस्वीरें होती हैं। एमी उसे बताती है कि उसने शीशे के एक टुकड़े से अपना गला काट लिया था, लेकिन बेन उसे कहता है कि तस्वीर में जो शीशे का टुकड़ा गैरी के हाथ में है उस पर कोई खून नहीं है, लेकिन मिरर में जो उसका इमेज नजर आ रहा है इसमें शीशे के टुकड़े पर खून लगा है। वो बताता है कि ये सब कुछ मिरर करवा रहे हैं, लेकिन एमी उसकी किसी बात का भी यकीन नहीं करती और वो वहाँ से चला जाता है। बाहर से वापसी पर बेन की सिस्टर एंजिला नहाने लगती है। वो मिरर के सामने खड़ी होती है और फिर जब वो बाथ टब में जाती है तो हम देखते हैं कि मिरर में नजर आने वाली एंजिला वैसे ही खड़ी है। वो जब बाथ टब में लेट जाती है तो मिरर वाली एंजिला अपने जबड़ों को पकड़कर चीरना शुरू कर देती है। वो जो कुछ कर रही होती है असल में एंजिला के साथ हो रहा होता है। वो खून में लथपथ हो जाती है और देखते ही देखते उसका नीचे वाला जबड़ा ऊपर वाले से अलग हो जाता है। वो बहुत तड़पती है, चीखती चिल्लाती है और आखिरकार बाथ टब के अंदर मर जाती है। हर तरफ खून ही खून हो जाता है। पुलिस क्राइम सीन की तस्वीरें लेती है। इतनी देर में बेन भी वहाँ पहुँच जाता है। वो जब अपनी बहन की ये हालत देखता है तो उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वो बहुत ज्यादा रोता है और खुद को इसकी मौत का जिम्मेदार समझता है। एमी बेन को कहती है कि तुम अपने घर वापस आ जाओ, अपने बच्चों के साथ रहो। बेन कहता है मैं तुम्हें और बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकता। पहले एंजिला ने मुझे कहा जॉब छोड़ दो और उसका ये हाल हुआ। वो वहाँ से चला जाता है। बेन रात को उसी बिल्डिंग में जाता है और उन मिरर को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं तोड़ पाता। फिर वो पिस्तौल से उन पर फायर करता है। ये देखकर हैरान रह जाता है कि मिरर में बुलेट ने जो सुराख किए होते हैं वो फिर से वैसा हो जाता है। वो मिरर के सामने बैठ जाता है और पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। अचानक मिरर पर कुछ लेटर बनते हैं। बेन जब इन्हें पढ़ता है तो वो लिखा होता है एस्कर। वो वापस आकर अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि मुझे एस्कर नाम के अबाउट इन्फॉर्मेशन चाहिए। फिर वो अखबार की खबरों को तफसील से पढ़ना शुरू करता है। उसमें से एक खबर उस मॉल के एक सिक्योरिटी गार्ड की होती है जिस पर इल्जाम था कि उसने अपनी बीवी और 3 बच्चों को कत्ल किया है। इस गार्ड बेनी के बयान के मुताबिक उसकी फैमिली मिरर की वजह से मरी है। बेन के दोस्त की कॉल आती है। वो बताता है कि एस्कर नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। वो इससे बैरी का रिकॉर्ड मांगता है तो वो बताता है कि बैरी मर चुका है। फिर बेन उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है जिसने बैरी का इलाज किया होता है। डॉक्टर उसे बताता है कि जब कोई इंसान मिरर में अपने रिफ्लेक्शन को खुद से अलग समझ लेता है तो उसके अंदर 2 बिल्कुल अलग इंसान
इंसान होते हैं जो दोनों अलग दुनिया में रह रहे होते हैं, और फिर मिरर की दुनिया का इंसान असल दुनिया के इंसान को मारना चाहता है। फिर वो उसे बैरी के ट्रायल की वीडियो दिखाता है, जिसमें पुलिस वाला बैरी से पूछता है कि तुमने डिपार्टमेंटल स्टोर में आग क्यों लगाई। वो कहता है उन मिरर को खत्म करने के लिए, क्योंकि वो सिर्फ आग से ही खत्म हो सकते थे। वो बताता है कि उन मिरर ने मेरी बीवी और 3 बच्चों को मार दिया क्योंकि मैंने मिरर्स की बात नहीं मानी थी। पुलिस के पूछने पर वो बताता है कि मिरर्स को एस्कर चाहिए और मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। तब बेन फौरन अपने घर पहुंचता है और अपने घर से सारे मिरर्स उतारना शुरू कर देता है। उनकी मुलाजिमा एमी को कॉल करती है और एमी घर आ जाती है। वो देखती है कि बाकी बच जाने वाले मिरर्स को बेन पेंट कर रहा होता है। वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। बेन बताता है कि तुम लोगों को बचाने के लिए। वो कहती है तुम इस तरह की हरकतों से बच्चों को खौफजदा कर रहे हो, तुम घर से निकल जाओ। बेन कहता है मेरी बात का यकीन करो, मुझे एक बार सारे मिरर्स कवर करने दो, मैं चला जाऊंगा। लेकिन वो नहीं मानती। वो उसे अपने साथ बाहर ले जाता है और एक मिरर पर फायर करता है। उसे लगता है कि ये फिर से वैसा हो जाएगा, लेकिन वो ठीक नहीं होता। एमी उसे कहती है तुम पागल हो गए हो और बेन वहाँ से चला जाता है। ड्राइव करते हुए गाड़ी के बैक मिरर में उसे एंजेला पीछे सीट पर बैठी नजर आती है। वो जब पीछे देखता है तो बड़ी मुश्किल से वो एक्सीडेंट से बचता है। वो एक जगह गाड़ी रोककर मिरर तोड़ देता है। वो फिर उसी बिल्डिंग में चला जाता है। वो जानना चाहता था एस्कर के बारे में। बेसमेंट में उसे एक जगह हॉस्पिटल का बोर्ड नजर आता है और दीवार में एक जगह से पानी लीक कर रहा होता है। वो उस दीवार को तोड़ता है तो उसे दूसरी तरफ एक रूम नजर आता है जिसमें चारों तरफ मिरर्स होते हैं और दरमियान में एक चेयर रखी होती है। वो उस जगह के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहता है। घर आकर वो अपने दोस्त को कॉल करता है और कहता है मुझे सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल में आने वाले सारे पेशेंट्स का रिकॉर्ड चाहिए। वो बताता है कि मुझे एस्कर नाम की पेशेंट की तलाश है। आखिर उसका दोस्त उसे वो फाइल ला देता है और बताता है कि 1952 में हॉस्पिटल में बंद होने से पहले एना एस्कर नाम की एक 12 साल लड़की साइकी वार्ड में दाखिल थी, जिसे डॉक्टर कैन सुपरवाइज कर रहा था। एक रात उस वार्ड के सारे मरीजों ने एक दूसरे को मार दिया, जिसमें वो लड़की भी शामिल थी। बेन फाइल लेकर घर आ जाता है, जिसमें उसे एक डॉक्यूमेंट मिलता है जिसके मुताबिक एना एस्कर को 4 अक्टूबर 1952 को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। एस्कर की एक तस्वीर के पीछे उसका एड्रेस लिखा होता है पेंसिल्वेनिया। बेन को कुछ उम्मीद होती है और वो एस्कर को ढूंढेगा। उधर बेन की फैमिली एक बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने जा रही थी। एमी देखती है कि उसका बेटा मिरर के सामने बैठकर उससे बातें कर रहा था। एमी उसे बुलाती है और वो उठकर आ जाता है, लेकिन उसका इमेज वैसे का वैसे ही बैठा होता है। एमी ये सब देखकर बहुत डर जाती है और उसे एहसास होता है कि बेन की सारी बातें ठीक थी। वो बेन को कॉल करती है और कहती है फौरन घर आ जाओ, मुझे लगता है घर में कोई है, मिरर के अंदर कोई है। बेन जल्दी से घर पहुंचता है और वो दोनों मिलकर घर के सारे मिरर्स को कवर कर देते हैं। फिर बेन एमी को सब कुछ बताता है और कहता है कि वो एस्कर की तलाश में जा रहा है और फिर वो वहाँ से चला जाता है जहाँ एस्कर की फैमिली का फार्म हाउस होता है। वो वहाँ जाकर एना के बारे में पूछता है तो एक औरत एक बूढ़े शख्स को बुलाती है जो एना का भाई होता है। वो एना के बारे में सब कुछ बेन को बताता है। वो बताता है कि किस तरह एना को बचपन में फिट्स लगते थे और वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पेशेंट थी। वो अपने बाप की मदद से एना को यहाँ एक कमरे में बंद करके रखते थे। हॉस्पिटल से वापस आने के बाद हमारे घर में बहुत सी मुसीबतें आना शुरू हो गई, इसलिए हमने उसे ऐसी जगह भेज दिया जहाँ मिरर्स ना हो। हमने उसे सेंट ऑगस्टन मोनेस्ट्री में भेज दिया। बेन उस जगह का पता लेकर उस जगह पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर वो एक सिस्टर से एना एस्कर के बारे में पूछता है। वो उसे कहती है कि उनकी इजाजत के बगैर आप उनसे नहीं मिल सकते। वो कहता है कि उन्हें बताएं कि मैं न्यूयॉर्क से सेंट मैथ्यू हॉस्पिटल से आया हूँ, मुझे डॉक्टर केन के बारे में बहुत जरूरी बात करनी है। वो एना एस्कर को बुला लेती है। वो पूछती है कि हॉस्पिटल तो 1952 में बंद हो गया था, तो तुम कौन हो। बेन बताता है कि मैं इस जगह बनने वाले मैरी फ्लावर मॉल का गार्ड हूँ, मेरी फैमिली खतरे में है और जिनसे खतरा है वो आपके बारे में पूछते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से आप तक पहुँचा हूँ, मुझे आपसे पूछना है कि उस हॉस्पिटल के मिरर्स को आपकी तलाश क्यों है। वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी फैमिली को सिर्फ वही बचा सकती है। एस्कर उससे बताती है कि वो मिरर्स तो सिर्फ हमारी दुनिया में विंडोज की तरह हैं। मुझे ढूंढना मिरर्स की विश नहीं है बल्कि उन लोगों की है जो उनके अंदर कैद है। वो पूछता है कौन कैद है उनके अंदर। वो बताना शुरू करती है कि जब वो हॉस्पिटल में जेरे इलाज थी तो डॉक्टर कैन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के मरीजों को उस मिरर्स वाले कमरे में लॉक कर देता था। कई दिन तक उन्हें वहाँ रखा जाता था। आखिर में उसे अपने रिफ्लेक्शन का सामना करने पर मजबूर किया जाता था। डॉक्टर कैन की थ्योरी गलत थी, लेकिन मुझमें जो कुछ भी था वो मुझसे निकलकर उन मिरर्स के पीछे चला गया। उसी दिन से वो जिन लोगों को भी मारते हैं उनकी रूहों को इकट्ठा कर रहे हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अगर मैं उस जगह दोबारा गई तो वो शैतान दोबारा इस दुनिया में
में आ जाएगा। बेन की बहुत ज्यादा इसरार पर वो उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ वो शैतानी कुव्वतें बेन के घर के मिरर्स में पहुंच जाती हैं। उसका बेटा माइकल रात को उठकर कमरे से बाहर निकल जाता है। अचानक एमी की आंख उनकी आवाज से खुलती है। वो उसे बताता है कि उसने एस्कर को ढूंढ लिया है। एमी देखती है कि माइकल उनके साथ नहीं है। वो कमरे से बाहर निकलकर देखती है तो हर तरफ पानी होता है। माइकल ने घर के सारे टैप्स खोल छोड़े थे और घर के सारे मिरर से पेंट को खुर्च देता है। एमी जल्दी से टैप्स बंद करती है। जैसे ही वो बाथटब के करीब जाती है तो कोई उसे टब के अंदर डुबोने की कोशिश करता है। उसकी बेटी डेजी सोई हुई होती है। कोई एमी को आवाज में उसे बुलाता है तो वो उठकर कमरे से बाहर निकल जाती है। तो बाहर उसे एक मिरर में एमी खड़ी नजर आती है, लेकिन जब वो पीछे देखती है तो कोई भी नहीं होता। वो पूछती है कि आप मिरर के अंदर कैसे गई। इतने में मिरर वाली एमी डेजी को उठाकर उसके गले को कैंची से काटना शुरू कर देती है। उधर एमी बड़ी मुश्किल से बाथटब का ड्रेन होल खोलकर अपनी जान बचाती है। वो भागकर डेजी की तरफ आती है जिसका गला कट रहा होता है और वो हवा में लटक रही होती है। वो डेजी को उठाकर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। वो उसे एक महफूज जगह बिठाकर फिर माइकल को ढूंढना शुरू कर देती है। वो नीचे जाती है तो उसे किचन का सिंक खुला मिलता है और फर्श पर हर तरफ पानी होता है। आखिर उसे एक जगह माइकल नजर आता है जो चाकू की मदद से मिरर्स का पेंट उतार रहा होता है। वो उसे मना करती है तो वो जवाब देता है, मामा डरे मत, वो सिर्फ हमसे खेलना चाहते हैं। वो उसे कहती है कि चाकू मुझे दे दो, लेकिन माइकल चाकू लेकर भाग जाता है। वो उसे ढूंढती दूसरे कमरे में जाती है तो उसे पानी में माइकल का अक्स नजर आता है। एमी जब उसके पास जाती है तो वो छुरी मारता है जो उसके फेस पर लगती है। अब दिखाया जाता है कि बेन को जो एना को लेकर उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। मिरर्स के अंदर लोगों की बेचैन रूहें नजर आती हैं। एना उसे कहती है कि अब मैं आंखें बंद रखूंगी, तुम उस कुर्सी पर बिठाकर मुझे बांध दो। और वो बेन को बताती है कि वो सिर्फ उसकी फैमिली को बचाने के लिए कर रही है। फिर बेन की फैमिली को दिखाया जाता है। एमी अपने बेटे माइकल को कमरे के फर्श पर बैठे देखती है जो अपने अक्स के साथ खेल रहा होता है। एमी जब उसके करीब जाकर उसे पकड़ने लगती है तो कोई चीज उसे पानी के अंदर खींच लेती है। वो उसे बचाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन बेबस होती है। दूसरी तरफ बेन एना को कुर्सी पर बांध देता है। एना उसे बाहर जाने का कहती है और खुद कुछ पढ़ना शुरू कर देती है। मिरर्स के अंदर की ताकतें उसे अपनी तरफ खींचती हैं। उसके जिस्म को हर तरफ से खींचा जा रहा होता है। दूसरी तरफ बेन का बेटा माइकल पानी में डूबता जा रहा था। आखिरकार एना अपनी आंखें खोल देती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है वो सारे मिरर्स टूटना शुरू हो जाते हैं और एना के जिस्म पर लगना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते उस जगह के सारे मिरर्स टूट जाते हैं और उसके साथ ही बेन के घर से उन शैतानी ताकतों का असर भी खत्म हो जाता है और उसका बेटा माइकल भी बच जाता है। बेन को जब होश आता है तो वो एना को ढूंढने उस कमरे में जाता है लेकिन वो वहाँ नहीं होती। वो ऊपर देखता है तो उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। उसे वहाँ एना एस्कर नजर आती है जो फिर से वैसी बन चुकी होती है जैसी वो तब थी जब वो 12 साल की थी। वो शैतानी ताकत जिसने उसके जिस्म को छोड़ा था वो फिर से उसके अंदर आ जाती है और वो बेन पर हमला कर देती है। बेन उसे शूट करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता। वो बेन को उठाकर दीवार में मारती है और फिर उसे पानी में डुबोने की कोशिश करती है। बिलाहिर बेन उसे उठाकर दीवार में मारता है जहाँ लोहे का नुकीला सिरा होता है और वो मरना शुरू हो जाती है। फिर वो फायर करता है जो गैस पाइपलाइन को लगता है और वहाँ आग लग जाती है जिससे वो जलकर मर जाती है। लेकिन आग लगने की वजह से बेसमेंट में चीजें गिरना शुरू हो जाती हैं। बेन वहाँ से बचकर निकलने की बहुत कोशिश करता है और वो सीढ़ियों के करीब पहुँचने ही वाला होता है। उस पर कोई भारी चीज गिरती है और वो उसके नीचे दब जाता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एमी अपने बच्चों को लेकर बैठी होती है जो अब बिल्कुल ठीक है। उधर बेन मलबे के नीचे से निकलकर बाहर आता है। बाहर पुलिस की वैन खड़ी नजर आती है और बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड भी नजर आता है। जब उसके नाम के बैच पड़ता है तो उसे हरूफ उल्टे नजर आते हैं। वो हैरत से इधर उधर देखता है। उसे पुलिस की गाड़ी पर पुलिस भी उल्टा लिखा नजर आता है। वहाँ कोई भी उसकी मौजूदगी को नोटिस नहीं करता। फिर वो एक मिरर के सामने खड़ा होता है तो उसे अपना अक्स भी नहीं दिखता। असल में बेन मर चुका होता है और वो उन दूसरी रूहों के साथ मिरर की दुनिया में कैद हो चुका होता है और इस तरह ये मूवी खत्म हो जाती है।